हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा विजन IAS 2021 टेस्ट सीरीज़ का ये 16 टेस्ट नंबर है जो ज्योग्राफी का है। ठीक है, इसका ये सेकेंड पार्ट है। आज फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहाँ जाकर मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो मैंने 15 पूरे टेस्ट सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, ये 16वां टेस्ट नंबर चल रहा है, और ऐसे करके हम सारे टेस्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, गुड न्यूज़ है। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी पहले इससे पहले हुआ था एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत। ठीक है, मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अभी एक दूसरा रिजल्ट आया है जो गन्ना पर्यवेक्षक, जिसको केन सुपरवाइज़र के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताएं तो थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेट होंगे, अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ें आती हैं, किसी का सिलेक्शन होता है, तो हम मतलब ऊर्जा से भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइट हो जाते हैं, और पढ़ने में हमारा मन बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, केवल और केवल यही पर्पज़ था मेरा शेयर करने का, और कोई पर्पज़ नहीं था। ठीक है, ताकि जो मुझे कोई खुशी मिल रही है तो उसमें यार सहभागी तो हम सभी को बना ही सकते हैं। अगर किसी को मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी को दुख ना दो तो मतलब खुशी भी ना दो, लेकिन अगर खुशी है, ठीक है, दुख भले ही कोई हो उसे ना बांटो, लेकिन खुशी को ज़रूर बांटना चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन हो, अच्छे से आप लोग करें। ठीक है, पहले तो मैं एक वीडियो बनाना चाहता था इस पे कि दोनों का मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूं, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट होगा अपना पढ़ाई का जो भी है, तो वीडियो में ही थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो उसी के बारे में थोड़ी न्यूज़ देनी थी आप लोगों को। ठीक है, और आई होप कि जैसे मैंने स्ट्रगल किया था, और ये जो नोटिफिकेशन था, ये जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये 2016 का नोटिफिकेशन था। वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ था। 2020 में इसका इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद ये सिलेक्शन हुआ है 2021 में। तो ये गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट होती है थोड़ा लेट करती है, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। ये तो आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ते हैं, ईमानदारी के साथ, कोई खाना पूर्ति नहीं करते हैं, लेकिन अपना बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे पढ़ना चाहिए, किसी के दिखावे के लिए नहीं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हाँ, बेशक ये हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन होगा ज़रूर सिलेक्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा विशेष भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो इसके लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो, और मैं आप लोगों को जिस दिन कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो जिसको पढ़ाओ ना, अगर उसका सिलेक्शन होता है तो हम लगता है अंदर, अपने अंदर डेडिकेशन लगता है कि हाँ चलो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपका सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, और किसी का अगर सिलेक्शन होता है तो आप लोग भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसको, और उसको शेयर करोगे तो मैं अपने जितने भी CSC सर्कल का फैमिली फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, उनको भी उनके बारे में मैं वीडियो में डिस्कस कर लूँगा करके। ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या हो रहा है और कितने लोगों को जॉब मिल रही है। तो ये मूवमेंट अच्छे होते हैं, इनको बांटना चाहिए। और देखो, ये चीज़ें जो जितना ज़्यादा दूरी तक पहुँचेंगी उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा, अगर आप लोगों का किसी का भी सिलेक्शन होता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है sandeep.org.in। ठीक है, @gmail.com। तो उस पर आप लोग इस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इतना शेयर करना था। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और जो है मुझे तो अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो उससे और भी बेटर चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत चीज़ें मेरी क्लियर हुई है। पहले मैं इतना नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से पढ़ाने लगा हूँ आप लोगों को, पहले पढ़ाता था लेकिन इतनी ज़्यादा डेडिकेट होकर नहीं पढ़ाता था, क्योंकि उसमें मुझे मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब से इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे पढ़ाना चालू किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बस वही है, तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी, तो थोड़ा सा मैं काम नहीं कर पाता हूँ इसकी वजह से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि ये मेरी सफलता नहीं है, ये आप सबकी सफलता है। ठीक है, और अपनी फैमिली मेम्बर भी बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये आप लोगों का मतलब मैं कितना भी धन्यवाद करूं वो कम है, क्योंकि आप लोग बहुत वीडियो शेयर कर रहे हैं, वहां से बहुत लोग जुड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत और बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहिए, अपनी फैमिली को बढ़ाते रहिए,
और हम लोग आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ा सा टाइम आप लोगों का मैंने ले लिया, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, पर मुझे आप लोगों से शेयर किए बिना रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने किया। ठीक है, चलो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 51 पे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कुओं में जल के स्तर में अत्यधिक कमी हो जाना। सेकेंड है कि तेल के कुओं में तेल प्रवाह में व्यापक पैमाने पर उतार चढ़ाव होना। और थर्ड है कि रेडान गैस का मुक्त होना। तो देखो, जो तेल के कुएं होते हैं, ठीक है, उसमें रेडान गैस तो ये तो मुक्त होती ही है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड वाला कि तेल के कुओं से तेल प्रवाह में व्यापक पैमाने पर उतार चढ़ाव होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि उसमें कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो ये मतलब चलता रहता है फ्लक्चुएशन वहाँ पे। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि कुओं में जल के स्तर में अत्यधिक कमी हो जाना, ये भी मतलब वहाँ की एक आम सिचुएशन होती है। तो ये जो घटनाएं देखी गई हैं, तो ये किसके बारे में मतलब बताना है कि किस प्राकृतिक घटना के खतरे से संबद्ध होती हैं। ठीक है, तो ये आपको सी ऑप्शन इसका सही है, जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है, उसी के बारे में ये बात की जा रही। उसमें ये मतलब अगर जो कुओं में अत्यधिक जल की कमी हो गई, या उसमें व्यापक पैमाने पैमाने पर किसी कोई उतार चढ़ाव होता है, या रेडान गैस का मुक्त होती है, तो इसमें भूकंप की स्थितियाँ बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 52। तो इसमें कहा गया है कि आर्कटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह विश्व में सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है। सेकेंड है कि यह विश्व के ताजे जल के भंडार का लगभग 50% भाग संचित है। ठीक है, और थर्ड है कि आर्कटिक का रास आइसलैंड प्लावमान हिम का सबसे बड़ा पिंड है। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही है, क्योंकि विश्व का सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला जो महाद्वीप है, ये आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक महाद्वीप। ठीक है, और सेकेंड वाला तो ये गलत है, क्योंकि इसमें 50% नहीं, ताजे जल का भंडारण इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग 60 से 70% जो है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये संचित भाग है वहाँ पे जो ताजे जल का है, तो ये हमारा सेकेंड गलत हो गया। और फर्स्ट वाला तो मतलब थर्ड वाला हमारा सही है, क्योंकि जो रास आइस शेल्फ प्लावन मान हिम है, ये सबसे बड़ा पिंड है। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट सही हो गया, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 53। तो इसमें कहा गया है स्वयं दीक्षा और IITPAL भारत सरकार की पहले हैं। तो फर्स्ट है कि छात्रों के ऑनलाइन अधिगम और डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए। सेकेंड है कि ग्रामीण आय के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए। थर्ड सी है कि निजी अभिकर्ताओं द्वारा वाणिज्यिक उपग्रहों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। और थर्ड डी है हमारा कि स्वच्छता प्रथाओं के संदर्भ में जागरूकता फैलाने में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो, ये ए वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि छात्रों के लिए ऑनलाइन अधिगम और डिजिटल शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए ये जो स्वयं है, दीक्षा है और IITPAL जो है, ये भारत सरकार की पहले हैं, जिससे जो है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और उसको इम्प्रूव किया जा सके। जो कोविड-19 में ये सब बंद हो गई थी चीज़ें जो ऑफलाइन, तो उसको ऑनलाइन चलाने के लिए ये मतलब स्वयं दीक्षा और IIT और PAL को मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया था, ताकि इससे जो है लोगों को एजुकेशन मिल सके। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 54। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वाताग्र की सामान्य विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है कि वाताग्र में सर्वत्र पवन के तापमान में बड़ा अंतर है। ठीक है, सेकेंड है कि जो मुड़ी हुई समदाब रेखाएं हैं। थर्ड है कि पवन की दिशा में अकस्मात परिवर्तन। और फोर्थ है कि मेघाच्छादन और वर्षा, मतलब बादलों का छा जाना और वर्षा। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो, ये जो वाताग्र की जो विशेषताएं बताई गई, ये चारों की चारों वाताग्र की विशेषताएं हैं। ये ज्योग्राफी में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी होंगी। ठीक है, ये बादलों को लाती है, वर्षा करती हैं, और इनमें पवनों में इनमें दिशा में अकस्मात परिवर्तन देखने को मिलता है, और इनकी मतलब कोई सीधी ये नहीं होती हैं। ठीक है, ये मुड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी ऐसे देखने को मिलती हैं, और इसमें तापमान में बड़ा अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
55, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि महासागरीय धाराओं के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि महासागरीय धाराएं अनिवार्य रूप से महासागरों की सतह पर जल के प्रवाह के बिना ऊर्जा का संचलन, ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध मतलब सभी महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा का अनुसरण करती हैं, ठीक है। और थर्ड है कि ठंडी धाराएं सदैव ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गमन करती हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, अगर इसमें हम बात करें तो इसके जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये तो हमारा गलत है, क्योंकि जो ये महासागरीय धाराएं अनिवार्य रूप से महासागर की सतह पर जल के प्रवाह के बिना ऊर्जा का संचलन करती हैं, तो ये नहीं, ऊर्जा का तो संचलन होता ही है, क्योंकि जो इनका जो प्रवाह होता है वो क्षैतिज होता है, ठीक है। तो उसमें अगर ऊर्जा नहीं होगी तो उसको मतलब कैसे वो मूव करेंगी, ठीक है। तो उसमें ऊर्जा का तो ये अंश देखने को ही मिलता है। और सेकेंड और थर्ड तो हमारे सही हैं, क्योंकि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिणावर्त दिशा का अनुसरण करती हैं, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है तो ये इस तरह से, ठीक है, ये दक्षिणावर्त का करती हैं, और इधर जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उसमें वामावर्त करती हैं, ठीक है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट है कि समुद्री धाराएं सदैव ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गमन करती हैं। तो हाँ, तो ये तो सामान्य सिचुएशन देखी ही जाती है, तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 56। तो इसमें कहा गया कि भूवैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए भूकंपी तरंगों का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है इसमें, ठीक है। तो देखो, इसमें पृथ्वी की परत जितनी सघन होती है भूकंपी तरंगों का वेग उतना ही अधिक होता है, ठीक है। और पी तरंगें केवल भूपर्पटी और मेंटल से होकर गुजर सकती हैं। और थर्ड है कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में बड़ा होता है। तो देखो, इसमें ये तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है पी तरंगों की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो पी तरंगे होती केवल भूपर्पटी पे और मेंटल पे होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है इसमें जो कहा गया है, क्योंकि जो इसमें जो होती हैं ये पी तरंगे ये अर्धठोस और जो मेंटल और बाह्य जो कोड होता है मतलब कोर वाला सेक्टर होता है उसमें भी गमन कर सकती हैं ये, लेकिन इनकी जो मतलब गति होती है उसमें फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत है स्टेटमेंट, तो ये तो हमारा गलत हो गया। और अब फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही है, क्योंकि पृथ्वी की परत जितनी सघन होगी भूकंपी तरंगों का वेग उतना ही अधिक होगा, और जितना सघनता कम होगी मतलब उसका जो घनत्व कम होता जाएगा उतनी ही उनकी स्पीड कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 57। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित को पृथ्वी की आंतरिक भागों में उनके पाए जाने वाले क्रम के आधार पर शीर्ष तल की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो पृथ्वी की तल की ओर से शीर्ष भाग की ओर इसको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है कि कैसे इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें लेहमान असंबद्धता है, ठीक है, और मोहो असंबद्धता है, और ये जो गुटनबर्ग असंबद्धता है, ठीक है। तो इसमें ये जैसे पृथ्वी का ये मतलब जो ये क्षेत्र होता है, ठीक है, इस तरह से अगर बात करें इसको अगर करें तो इसमें तीन मुख्य जो इसकी परतें होती हैं पृथ्वी की। एक तो होता है ये क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा ऊपरी वाला, ठीक है। चित्र गलत बन गया है, चलो सही बना लेते हैं इसका। ओ जैसे ये बात करें तो ये पृथ्वी का जैसे एक टुकड़ा हमने काट लिया, तो ये क्रस्ट वाला एक पार्ट बन जाएगा ऊपरी पार्ट, एक ये मेंटल वाला होगा, और नीचे वाला ये कोर वाला क्षेत्र बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो कोर वाला क्षेत्र होगा, अब ये तीन भागों में जुटा है, तो इसको यहाँ पे जो होता है इसको मोहोरोबिक जो असंबद्धता कहते हैं, ठीक है, मोहोरोबिक। और अगर बात करें तो ये जो क्रस्ट और मेंटल के बीच की ये मतलब असंबद्धता होती है, और जैसे ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये कोर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो ये अब ये वाली जो मेंटल और कोर के बीच की असंबद्धता है इसे गुटनबर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके भी दो दो पार्ट डिवाइड होते हैं, ठीक है, इसके भी दो दो पार्ट होते हैं, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, और ऊपरी कोर निचला कोर, ठीक है। तो इसमें अब एक और निचला कोर होता है, इसी को बोलते हैं जो लेहमान संबद्धता, ठीक है, जो ये लेहमान है। तो इसके बारे में अब इसको अगर ऑर्डर लगाना है तो अगर केंद्र से ऊपर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हमारा लेहमान पड़ेगा,
उसके बाद आपका गुटेनबर्ग पड़ेगा और उसके बाद आपका पड़ेगा मोहोरोबिक, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1 3 2। 1 3 2 कौन सा ऑप्शन है हमारा? 1 3 2, ठीक है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही तो लगाना है, आंतरिक भाग से भाग में उसके ऊपर जाने के क्रम में, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे इस क्रम में लगाना है हमको, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित मृदाओं को भारत में उनकी उपलब्धता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट है कि काली या रेगूर मृदा, सेकेंड है कि लाल मृदा, थर्ड है हमारा लेटराइट मृदा और फोर्थ है मरुस्थलीय मृदा। तो इसकी मतलब जो उपलब्धता है परसेंटेज के आधार पर उसके बारे में बताना है, इसको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, कि कौन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ठीक है। तो अगर इसके हम बात करें तो इसमें देखो जो काली या रेगुर मिट्टी होती है ये ऑल इंडिया में मतलब पूरे भारत में 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ठीक है। और लाल मिट्टी की बात करें तो ये 19% पर पाई जाती है। और अगर हम बात करें लेटराइट की, ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ये लगभग 3% मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और जो ये मरुस्थली होती है ये 4% पर पाई जाती है, ठीक है, तो पूरे क्षेत्र पर। और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें कि कौन सी मृदा पाई जाती है तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है, ये 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमको, ठीक है। इसमें तो देखो अगर मिलान करें तो काली हमारी हो गई, ठीक है, उसके बाद लाल हो गई, फिर मरुस्थली आएगी, फिर आएगी आपकी लेटराइट। तो 1 2 4 3, ठीक है, तो 1 2 4 3 तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 59। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 6 पिनाका रेजिमेंटों की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो ये पिनाका जो है ये क्या है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली है, ठीक है। सेकेंड है कि जल के भीतर पनडुब्बी प्रणोदक प्रणाली है, ठीक है। और सी है कि अधिक ऊंचाई पर पर्वतारोही सहायता प्रणाली है, ठीक है। और डी है हमारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो देखो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है और ये इसका अनुबंध किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि लंबी जड़ों वाली लंबी और मोटी घास, छोटे एवं पर्णपाती वृक्ष और वर्षा ऋतु में नए पत्ते और फूल आना, ठीक है। तो ये किस जलवायु की विशेषता के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, किस वनस्पति की जलवायु है ये? तो हमारा सवाना तुल्य है, ठीक है, और उसके बाद उष्णकटिबंधीय मानसून तुल्य है, चीन तुल्य है या स्टेपी तुल्य है। तो इसका देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है। जो सवाना होती इसमें आपको जो छोटे पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं, ठीक है, और जो लंबी जड़ें इनकी होती हैं और लंबी और मोटी जो घास देखने को मिलती है, ठीक है, और नए पत्ते व फूल जो है वर्षा ऋतु में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो इंडिया का जो साउथ पार्ट है यहाँ भी सवाना प्रकृति की ही जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 61। तो इसमें कहा गया है कि जेट धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कि मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जेट धाराएं सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली प्रचंड पवन की संकीर्ण पट्टी होती हैं, ठीक है। और ये सेकेंड है कि यह भिन्न भिन्न तापमान की वायु राशियाँ मिलती हैं, ठीक है, मतलब यहाँ भिन्न भिन्न तापमान की वायु राशियाँ मिलती हैं जहाँ जेट धाराओं का विकास होता है, ठीक है। तो इसमें बताने कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये जेट धाराएं होती हैं इसमें विभिन्न प्रकार की जो तापमान वाली जो जेट धाराएं मिलती हैं, तो ये तो हमारा सही है। और इनकी जो गति होती है ये पश्चिम से पूर्व होती हैं, क्योंकि ये जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है वहाँ से ये गुजरती हुई इंडिया की तरफ ऐसे मूव करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी मतलब गति होती है। तो और यही मतलब जो ये जाड़े में बारिश होती है इंडिया में, तो इन्हीं मतलब जेट धाराओं के कारण ही होती है, ठीक है। तो हमारी फसलों को गेहूं है या मसूर है इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इनसे, ठीक है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही हो गया, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 62। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित परिच्छेदिका पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह जल के भीतर स्थित एक पृथक ज्वालामुखी पर्वत है और इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। और तो बताना है इसमें कि ये जो किस जलमग्न आकृति का वर्णन किया गया है, ठीक है।
तो बताना है, फर्स्ट है कि महाद्वीपीय उत्थान है, प्रवाल द्वीप है, महाद्वीप मध्य महासागरीय कटक है और निमग्र द्वीप है। ठीक है, तो इसमें देखो ये डी ऑप्शन सही है। जो ये निमग्र द्वीप है इसकी विशेषता बताई गई है क्योंकि ये महासागर जो होता है उसको, जैसे ये महासागर हो गया, ठीक है, महासागर हो गया, तो इस तरह से इसकी जो संरचनाएं होती हैं इसमें ऐसे 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 उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो उन्हीं में से एक निमग्र द्वीप होता है। ठीक है, उसकी ये संरचना है, या जल के भीतर स्थित एक पृथक ज्वालामुखी पर्वत होता है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसका निर्माण होता है और ये पर्वतों के बनने की अवस्था है और क्रमिक अवतरण के साक्ष्य द्वारा ये प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो इसे ही निमग्र द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 63, इसमें फास्टैग के बारे में बताना है कि ये पथकर का डिजिटल और संपर्क रहित भुगतान संभव बनाते हैं। ठीक है, और फास्टैग में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा इसमें मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फास्टैग एक प्रकार के मैट्रिक बारकोड है जिनमें कार्ड धारक के बैंक खाते के विवरण की जानकारी होती है। ठीक है, सेकेंड है कि टैग पर दी गई जानकारी पढ़ने के लिए इसे टैग रीडर की दृष्टि के संरेख में होना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें जो ये रीडर के लिए प्रयुक्त की जाती है टेक्नोलॉजी, ये रेडियो आवृत्ति पहचान टैग प्रणाली होती है। ठीक है, तो ये रेडियो तरंगों के आधार पर इसका मतलब पहचान किया जाता है और जो ये मतलब होता है ये बार कोड नहीं होता, एक एक टैग होता है जो मतलब फ्रंट पे लगा होता है। ठीक है, वाहन की विंड स्क्रीन पर लगा होता है जो डिटेक्ट कर लेता है जो टोल टैक्स होते हैं, टोल प्लाजा। ठीक है, वहाँ पे फिर आपको रुकने की आवश्यकता नहीं होती, वो डिटेक्ट कर लेता है और वो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई कार्ड धारक की जानकारी या बैंक खाते नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसको अभी लागू कर दिया गया है। ठीक है, पूरी तरीके से इंडिया में, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो हमारा इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 64, तो इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य कोविड-19 रोगियों के उपचार में संलग्न सरकारी और निजी अस्पतालों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। ठीक है, सेकेंड है कि इसमें ड्यूटी से संबंधित कोविड-19 के कारण जीवन की दुर्घटनाजन्य मृत्यु भी सम्मिलित है। तो ये तो सही है क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना थी तो ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थी। ठीक है, और ये निजी और जो सरकारी दोनों कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा था। ठीक है, और अगर इनकी कोविड-19 के कारण जीवन की जो दुर्घटनाजन्य मृत्यु होती है तो इनको उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 65, इसमें शील्ड ज्वालामुखी के बारे में बताना है कि कौन सा ये स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसका निर्माण कम चिपचिपे बेसाल्टी मैग्मा के गैर विस्फोटक उद्गारों से होता है। ठीक है, सेकेंड है कि ज्वालामुखी कुंड शील्ड ज्वालामुखी की एक सामान्य विशेषता है और हवाई द्वीपों का निर्माण इस उद्गारों के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो देखो इसमें जो ये शील्ड ज्वालामुखी होते हैं तो ये क्या होता है, इनका निर्माण चिपचिपे और बेसाल्टिक मैग्मा के गैर विस्फोटी उद्गार से होता है क्योंकि ये इनका उद्गार ऊपर नहीं आता है, ये मतलब जैसे ये जैसे पर्वत हो गया या समुद्र का क्षेत्र है। ठीक है, उसी के अंदर ये जम जाता है, इस तरह से ये मतलब शाखाओं में डिवाइड हो जाता है और अंदर ही रहता है, ये बाहर इसका मतलब ऊपर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। और सेकेंड वाला जो कहा गया है कि शील्ड ज्वालामुखी जो है ये ज्वालामुखी कुंड ज्वालामुखियों की एक समान विशेषता है, तो ये भी सही है हमारा स्टेटमेंट। और ये जो हवाई द्वीप है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ के जो भी ज्वालामुखी हैं, ये जो अमेरिका के ये हवाई आइलैंड है। ठीक है, वहाँ पे जो है मोना लोआ और मोना किया, ठीक है, ये दोनों उसी के उदाहरण हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 66, इसमें कहा गया कि ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पृथ्वी के ज्वार भाटा पर चंद्रमा का प्रभाव सूर्य के प्रभाव से अधिक पड़ता है। सेकेंड है कि बृहद ज्वार भाटा में उच्च ज्वार सामान्य से अधिक ऊंचा होता है जबकि भाटे की ऊंचाई सामान्य से भी कम रहती है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है। ठीक है,
तो देखो इसमें तो जो ज्वार भाटा की अगर स्थिति की बात करें तो हमारा देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही ही है, क्योंकि ज्वार भाटा पर चंद्रमा का प्रभाव सूर्य के प्रभाव से अधिक रहता है। वो तो क्योंकि चंद्रमा पास है, सूर्य से अधिक पास है, ठीक है, तो उसका जो है गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा रहता है। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि ज्वार भाटा में उच्च ज्वार सामान्य से अधिक होता है, जबकि भाटे की ऊंचाई कम होती है, क्योंकि ज्वार जो है वो मतलब तरंग के उठने का मतलब उठता है, ठीक है, जल का स्तर उठता है, लेकिन जब भाटा होता है वो जल का स्तर नीचे गिरने लगता है, तो वो तो हमेशा कम ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 67। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय प्रदेशों में संवहनी वर्षा की विशिष्ट विशेषताएं हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह विषुवतीय प्रदेशों में प्रतिदिन दोपहर में घटित होती हैं, और सेकंड है कि यह घने काले और बृहद कपासी वर्षा बादलों के निर्माण से संबद्ध होती हैं, और थर्ड है कि यह बादलों की गरज और बिजली की कड़कने के साथ होती है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो अगर इसमें हम बात करें तो देखो ये तो विषुवतीय प्रदेशों में प्रतिदिन दोपहर को घटित होती घटना है, तो ये तो सही है, क्योंकि ये संवहनी वर्षा ये है विषुवतीय रेखा के पास जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे ये मतलब 24 घंटे में एक बार वर्षा होनी ही होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है। और ये घने काले और बृहद कपासी वर्षा बादलों का निर्माण करते हैं, तो ये तो सही ही हो जाएगा। और गरज और बिजली की कड़क के साथ इसमें बादल बादल मतलब बादल होते हैं, ठीक है, और वर्षा करते हैं ये, ठीक है। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो गया, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा 68 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड ने सूडान से अपने निवेश को निकाल लिया है, और ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड निम्नलिखित में से किन देशों में परिसंपत्तियां धारित करती है, मतलब कहाँ कहाँ इसकी परिसंपत्तियां हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया है, कोलंबिया है, वियतनाम है और ब्राज़ील है, ठीक है। तो इसके देखो ब्राज़ील में ऐसा कुछ इसका कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि ये एक ऑयल कंपनी है, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल का मतलब खरीदती है और उसका फिर मतलब उसकी रिफाइनरी करती है, और फिर उसको अलग अलग प्रोडक्टों को बेचती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसे खनिज भंडार है नहीं, लेकिन कोलंबिया में ये क्रूड ऑयल पाया जाता है, वियतनाम है, ब्राज़ील है, इसके साथ साथ अज़रबैजान है, और भी जो ये सऊदी अरब वाली अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, वहाँ भी इनके भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 2, 3 और 4 स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 69। तो इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो सूर्य के विकिरण के नातिकोण पे और दिन की अवधि, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी और सौरकलंक और वायु के प्रभाव, ठीक है। तो इसमें बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसमें जो जैसे ये पृथ्वी पर जो भी आता है, जो पृथ्वी पर जो मतलब प्रकाश आता है सूर्य का, तो उसका जो कोण बनता है उसे नातिकोण बोलते हैं, ठीक है। वो भी निर्भर करता है कि ताप का, अगर तिरछी किरणें होगी तो कम ताप आएगा, अगर सीधी किरणें होगी तो ज़्यादा ताप आएगा, ठीक है। और दिन की अवधि अगर छोटी है तो कम होगा, और बड़ी है तो ज़्यादा होगा। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी वो भी मैटर करेगी ना, ठीक है। और सौरकलंक ये होता है जैसे विक्षोभ होते हैं, और विक्षोभों के कारण जो उसमें विस्फोट होता है सूर्य में, ठीक है, उसी के बारे में उसी को सौरकलंक कहते हैं, ठीक है। तो उस पर भी निर्भर करता है। और वायु मंडल के जो प्रभाव होते हैं, ठीक, तो ये चारों जो पांचों जो इम्प्लीमेंट हैं, पांचों के पांचों ये प्रभाव डालते हैं सूर्य की ताप पे, ठीक है, सूर्य ताप पे। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 70। तो इसमें कहा गया है कि लेटराइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये सामान्यतः गर्म और आर्द्र जलवायु की स्थितियों में बनती है, ठीक है। और सेकेंड है कि कंकरीली पर्पटी लेटराइट मृदाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। थर्ड है कि ऐसी मृदाएं सिलिका से भरपूर होती हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है लेटराइट के बारे में। तो लेटराइट देखो गर्म और आर्द्र जलवायु की स्थितियों में बनती हैं, ठीक है, तो ये तो सही है। और कंकरीली पर्पटी लेटराइट मृदाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये भी सही है। और इसमें सिलिका भरपूर मात्रा में होती है, तो नहीं, इसमें सिलिका भरपूर मात्रा में नहीं होती है। इसमें अगर हम बात करें
तो इसमें एल्युमिनियम और फेरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है, और ह्यूमस की मात्रा इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और इसमें जो ये लेटराइट मृदा होती है, इसमें जो बागानी जो फसलें होती वो उगाई जाती हैं, जैसे कि चाय हो गया, कहवा हो गया, इनके लिए ये उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 71। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो फर्स्ट है कि ठंडी वायु राशि की विशेषता निम्न विशिष्ट आर्द्रता है। ठीक है, और सेकंड है कि गर्म महासागरीय सतह के ऊपर ठंडी वायु राशि होने पर ही वर्षण होता है। और थर्ड थर्ड है कि गर्म वायु राशियाँ सामान्यतः उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है हमारा। ठीक है, तो देखो ये जो ठंडी वायु राशियों की विशेषता निम्न विशिष्ट आर्द्रता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये मतलब ये तो इसकी विशेषता है। और गर्म महासागरीय सतह के ऊपर ठंडी वायु होने पर ही वर्षण होता है, क्योंकि जब गर्म वायु होगी और वो ठंडी वायु जब गर्म मिलेगी, तब जब उसका भार अधिक होगा तभी तो मतलब वर्षा होती है, बारिश होती है। ठीक है, और गर्म वायु राशियाँ सामान्यतः उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं, तो ये तो उनकी विशेषता ही है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 72। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रकों में से किसके बारे में समायोजित सकल राजस्व शब्दावली का को प्रायः सुर्खियों में देखा गया है। ठीक है, तो सड़क अवसंरचना है, कच्चा तेल और पेट्रोलियम है, दूरसंचार है, और व्यापार और वाणिज्य है। ठीक है, तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है। ये मतलब दूरसंचार के बारे में ये सब समायोजित सकल राजस्व शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मतलब जो ये सकल राजस्व प्रणाली है, AGR। ठीक है, मतलब एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। ठीक है, तो ये रेवेन्यू की जो बात की जा रही है, तो ये एक मतलब राजस्व शब्दावली है, जिसमें कहा गया है कि दूरसंचार कंपनियों को कि ये जो बकाया राशि है इनकी, जो इस समायोजित सकल राजस्व में, ठीक है, इसको 10 वर्षों में इसको चुकाओ, वरना आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसी के लिए ये मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अभी जो केस चल रहा था दूरसंचार कंपनियों पे, उसी के संबंध में है ये। नेक्स्ट है 73। तो इसमें कहा गया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क क्यों बना रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है। सेकंड है कि उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति। और थर्ड है कि यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये तीनों स्थितियां इसके सही हैं ये, क्योंकि ये जो तमिलनाडु का जो तट है, ये आपको बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, और निम्न दाब की स्थिति में ये मतलब उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बनती है यहाँ पर। ठीक है, और थर्ड है कि ये जो अरब सागर की शाखा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संदर्भ में, तो ये वृष्ट छाया क्षेत्र के रूप में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, ये लौटता हुआ जब मानसून आता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, तब बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 74। तो इसमें कहा गया कि विश्वती प्रतिधारा के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह मुख्य रूप से घनत्व संबंधी अंतर के द्वारा चालित है। ठीक है, और सेकंड है कि यह उष्ण कटिबंधों में औसत पश्चिमी वायु दाब के विरुद्ध जल का परिवर्तन है। ठीक है, मतलब परिवहन है। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट इसमें कहा जा रहा है, ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो ये उष्ण कटिबंधों में औसत पश्चिमी वायुदाब के विरुद्ध जल का परिवहन करती हैं। ठीक है, और ये हिंद महासागर से लेकर अटलांटिक और प्रशांत महासागर तक ये परिवहन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से घनत्व अंतर के द्वारा चालित नहीं होता है, ये आपको वायु संचालित करती है। ठीक है, वायु के द्वारा ये संचालन देखने को मिलता है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है 75। तो इसमें कहा गया कि मेंडेन जूलियन दोलन MGO के संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है कि यह भूमध्य रेखा के निकट बादलों वर्षा पवन और दाब का पूर्व दिशा की ओर गतिमान उतार चढ़ाव है। ठीक है, सेकेंड है कि यह मानसून में मौसम के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होने पर भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी वर्षा लाता है। ठीक है,
तो ये बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो ये मेंडेलियन जो जूलियन दोलन होता है इसके बारे में अगर बात करें तो ये तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट बादलों, वर्षा और पवनों और दाब के जो पूर्व दिशा की ओर गतिमान उतार चढ़ाव की बात मतलब उतार चढ़ाव होता है, और ये स्थितियाँ जो बनती हैं ये 30 से 60 दिनों तक ये यहाँ मतलब स्थिर रहती हैं। ठीक है, ये मतलब वैश्विक स्थानिक घटना है। और सेकेंड स्टेटमेंट तो ये तो सही है, क्योंकि जो हिंद महासागर के भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी वर्षा लाता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ये, तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 76। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जीवाश्म मुख्य रूप से आग्नेय शैलों और अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। सेकेंड है कि सतह पर बनी ज्वालामुखी शैलें जो ज्वालामुखी सतह पर बनी ज्वालामुखी शैलों में खनिजों के कण गहराई में बनी ज्वालामुखी शैलों के खनिज कणों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि शिली भवन कायांतरित शैलों के निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो देखो, ये शिली भवन जो प्रक्रिया है ये कायांतरिक शैलों की महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, ये अवसादी शैलों की है, क्योंकि जो ये संचित पदार्थ होते हैं वो अवसादी शैलों में बदल जाते हैं, इसी को शिली भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन सेकेंड वाला सही है, क्योंकि सतह पर बनी ज्वालामुखी शैलों के खनिजों के कण गहराई में बनी शैलों के खनिजों के कणों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, क्योंकि जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ठीक है, ऐसे उद्गार हुआ तो क्या होता है कि ये छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब ज्वालामुखी का उद्गार नीचे से होता है, लेकिन वो विस्फोट ऊपर नहीं हो जाता है, पृथ्वी के अंदर ही उसका जमाव होता है, तो ये बड़े बड़े कणों में ऐसे मतलब ऐसे ये मतलब जम जाता है। ठीक है, तो ये बड़े कण नीचे आपको मिलेंगे, तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि जीवाश्म मुख्य रूप से नहीं, फर्स्ट वाला गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जीवाश्म जो होते हैं ये अवसादी और ये जो रूपांतरित शैलें होती उसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अग्नीय शैलों में कोई जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा इसका ऑप्शन सही हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 77। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी थोड़ी चपटी और ध्रुवों पर उभरी हुई है। ठीक है, सेकेंड है कि किसी दिए गए दिन पर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति कुछ मीटर बदलती है। और थर्ड है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवीयता पृथ्वी के निर्माण के बाद से वही रही है। ठीक है, तो ये गलत है, ये वही नहीं रही है, इसमें बहुत तेज़ी से बदलाव देखा जा रहा है। ठीक है, और अभी एक कार्बन डेटिंग के द्वारा इसका अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक 100 वर्षों में, ठीक है, प्रत्येक 100 वर्षों में ये 5% मूव कर जाती है, मतलब बढ़ जाती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो रसिया वाला ध्रुव है ये मतलब पूर्व की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, और ये कमज़ोर लगातार ये कमज़ोर हो रही है, जो मतलब जो चुंबकीय ध्रुवीयता है ये लगातार कमज़ोर होती है, और ये जो देखने को मिलती है हज़ारों वर्षों के दौरान ये परिवर्तित होती है। ठीक है, तो उसका परिवर्तन पहले होता था, लेकिन अब बहुत तेज़ी से इसका परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये गलत है, और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि दिए गए दिन पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में कुछ मीटर बदलती है। ठीक है, तो ये तो बदलती है, और ये सेकेंड जो ये तो हमारा सही है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये जो जो पृथ्वी है ये ध्रुवों पे आपको चपटी देखने को मिलेगी, लेकिन जो विषुवत रेखा है उस पर उभरी है। ठीक है, जैसे ये ऐसे पृथ्वी है ये, तो ये हमारे ध्रुव चपटे हो गए। ठीक है, दोनों दोनों ध्रुव चपटे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मतलब उभरी हुई है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये स्टेटमेंट था। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड गलत हैं, लेकिन सेकेंड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 78। इसमें कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, फर्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी आईडीएल प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली अर्धगोलाकार रेखा है। ठीक है, सेकेंड है कि पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने वाला यात्री एक अतिरिक्त दिन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैसे ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, और ये होती है हमारी 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर होती है, तो इसको अगर जो यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है तो एक दिन प्लस हो जाता है इसका। ठीक है, और अगर ये पूर्व से पश्चिम आएगा तो एक दिन माइनस हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पे चलता है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है स्टेटमेंट जो जिसमें कहा गया है, तो ये गलत है, क्योंकि जो ये जो अर्धगोलाकार रेखा नहीं है, ये मतलब मुड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये 8 जगहों से मतलब डिवाइड है। ठीक है, 8 जगहों से मुड़ी हुई है प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा, तो हमारा बी वाला सही हो गया, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है 79, इसमें कहा गया कि तीक्ष्ण कटक सर्क और गिरिशृंग हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है कि हिम नदों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियाँ हैं। ठीक है, सेकेंड है कि पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियाँ हैं। और सी है कि हिम नदों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू आकृतियाँ हैं। और डी है कि पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो देखो ये ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो हिम नदों द्वारा निर्मित अपरदन होता है, ठीक है, उसी से जो आकृतियाँ बनती हैं उसे तीक्ष्ण कटक सर्क और गिरिशृंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि यह कैरेबियाई सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करने वाली द्वीप श्रृंखला के आगे उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जल की अत्यधिक परिवर्तनीय सतही सागरी धारा है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि किस धारा के बारे में बात की जा रही है। तो अंगोला धारा है, बेगुला धारा है, एंटिलीज धारा है और गिनी धारा है। ठीक है, तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है। जो एंटिलीज धारा है उसकी बात की जा रही है, जो ये गल्फ स्ट्रीम होती है। ठीक है, जो पृथ्वी जैसे ये हो गई, और ये आपका जो अमेरिका वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये जो गर्म स्ट्रीम धारा होती है, गर्म उससे पहले जो ये होती है, इसे ही एंटलीज धारा बोलते हैं, जो कैरिबियन सागर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 81। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि तापमंडल रेडियो संचार में सहायता करता है। ठीक है, सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह तारामंडल में परिक्रमा करता है। और थर्ड है कि ध्रुवीय ज्योति तापमंडल के नीचे भागों में देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें बताना है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये तो सरल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हम डिस्कस करें। नेक्स्ट है 82। तो इसमें कहा गया है कि महासागर बेसिन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसमें पृथ्वी पर विश्व के कुल जल का 97.2% भाग है। और महासागर बेसिन दक्षिणी गोलार्ध में 4/5 है और उत्तरी गोलार्ध में 3/5 भाग विस्तृत है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जल का भाग जो है सागरों में 97.2% भाग है। और इसका जो उत्तरी गोलार्ध में जो ये है, दक्षिणी गोलार्ध में ये मतलब जल का भाग ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 70% लगभग, और यहाँ तो 30% लगभग मिलेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 83। इसमें कहा गया है कि स्थलाकृति और संबद्ध अपरदनात्मक कारक हैं, तो कौन किसके कारक हैं। ठीक है, ये बताना है हमको। तो बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति, ठीक है, पवन के द्वारा, और काष्ठ स्थलाकृति हिमनद, उत्खात भूमि, तो उत्खात भूमि स्थलाकृति तो नदियाँ। ठीक है, तो देखो इसमें जो बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति होती है, ये जो बनती है, तो ये वाली जो स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी, तो ये हिमनद के द्वारा बनती है। ठीक है, हिमनद के द्वारा जो मतलब ये निर्मित निक्षेप होते हैं, ठीक है, उन्हीं की ये आकृति बनती है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, और कास्ट जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी जो ये एड्रियाटिक सागर है उसके पास जो चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं, उसकी ये आकृतियाँ होती हैं, तो इन्हें भू आकृतियों के नाम से जाना जाता है। ये निक्षेपण की भू आकृतियाँ हैं। ठीक है, और ये जो उत्खात भूमि स्थलाकृतियाँ हैं, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये नदियों और पवनों के द्वारा होती है, मतलब जल और पवन के द्वारा ये आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 84। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर पठार और क्षेत्र दिए हुए हैं, तो उनको मिलान करना है। तो लोरेशियन कनाडा, ठीक है, अल्टीप्लेनो मैक्सिको और किम्बरले ऑस्ट्रेलिया। तो देखो किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है ये, और लोरेशिया कनाडा में है, लेकिन जो ये अल्टी प्लेनो है, ठीक है, ये आपको बोल्विया में देखने को मिलेगा, ना कि मैक्सिको में। ठीक है, तो ये बोल्विया में है, तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 85। तो इसमें कहा गया है कि मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मार्केली स्केल रेखीय है, जबकि रिएक्टर स्केल लघुगणकीय है। ठीक है,
और सेकेंड है कि मार्केली स्केल का मापन पृथ्वी की सतह पर भूकंप के प्रभाव के अवलोकन पर आधारित है और रिएक्टर स्केल का मापन भूकंपी तरंगों के आयाम पर आधारित है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो ये जो मार्केली स्केल होता है ये ऐसे रेखीय आकार का होता है। ठीक है, लेकिन ये रिएक्टर लघु गणकीय आकार का होता है जो रिएक्टर स्केल होता है। ठीक है, और इस पे जो रिएक्टर स्केल पर होती है वो भूकंपी तरंगों का आयाम मापा जाता है, लेकिन जो इसका जो आवृत्ति लेकिन मार्केली स्केल पर पृथ्वी सतह पर भूकंप के प्रभाव का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। तो इसमें कहा गया कि हॉट स्पॉट ज्वालामुखी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि ये विवर्तनिकी प्लेटों के भीतर होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों को संदर्भित करते हैं और ये पृथ्वी की भूप्रपटी से होकर मेंटल प्लूम से गर्म मैग्मा ढकेले जाने पर निर्मित होते हैं। ठीक है, और थर्ड है कि रीयूनियन द्वीप का निर्माण हॉट स्पॉट ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ था। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो इसमें जो अगर हम बात करें तो देखो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो ये विवर्तन की प्लेटें होती हैं, ठीक है, ये गति करती रहती हैं ऐसे, मतलब एक मूव करती रहती प्लेटें हैं। ठीक है, उसी के संबंध में है। और जो ये हॉट स्पॉट प्लूम होते हैं वो एक जगह बने रहते हैं, जैसे कोई यहाँ प्लेट है। ठीक है, और एक ये प्लेट क्या करती है, पहले यहाँ है। ठीक है, और हॉट स्पॉट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी का उद्गार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मतलब आकृति बनेगी, उसके बाद ये मूव कर जाएगी तो ये दूसरी जगह, जैसे ये इधर हट गई। ठीक है, तो ये जब आगे बढ़ जाएगी तो ऐसी सिचुएशन फिर दूसरी प्लेट के सापेक्ष बनेगी, तो उसके नीचे ये हॉट स्पॉट वहीं उसी जगह पे आएगा। ठीक है, तो ये मतलब उसी का होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कौन सा था, 87। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं के एक भाग के रूप में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि उर्दू है, हिंदी है, डोगरी है, पाश्तो है और पंजाबी है। ठीक है, तो देखो ये हिंदी, उर्दू और डोगरी ये तीन इसमें इंक्लूड की गई हैं, लेकिन पाश्तो और पंजाबी नहीं है, और इसके साथ साथ अंग्रेजी और कश्मीरी तो इसमें इंक्लूड ही हैं। तो 5 भाषाएं आधिकारिक रूप से वहाँ मतलब जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, तो हमारा 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 88। तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति जो विवर्तन की प्रक्रिया के कारण हुई है, और यह द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का तीर्थ भाग है, मतलब वहाँ पे जलमग्न पर्वतों का जो उत्पादन होता है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारी सही है, ये तो सिंपल सी हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, और जो ये फर्स्ट है तो ये भी सही है, क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है यहाँ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पाया जाता है। ठीक है, और ये ज्वालामुखी प्रक्रियाएं वहीं पे होती हैं, ये एक मतलब विवर्तन की जो प्लेट होती हैं, ठीक है, उसी के मतलब ये मध्य भाग पे पड़ता है, तो यहाँ ज्वालामुखी प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, और वहीं पे ये मतलब ये जलमग्न पर्वतों का निर्माण होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 89। तो इसमें कहा गया कि अफ्रीकी महाद्वीप के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, और दोनों मतलब निम्न देशों में समान है। ठीक है, तो मिस्र है, सूडान है और इथियोपिया है। तो इसमें अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये तीनों देशों को कैसे संतुलित करते हैं उसके बारे में बताना है अफ्रीका द्वीप के संदर्भ में। ठीक है, तो फर्स्ट है कि ये तीनों देश लाल सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और तो लाल सागर के साथ तो ये सीमा साझा नहीं करते, क्योंकि सूडान तो लाल सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। और सेकेंड है कि सहारा मरुस्थल इन तीनों देशों में सर्वत्र विस्तृत है, तो ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है। और थर्ड वाला ये उन अनेक देशों में शामिल 3 देश हैं जिनमें होकर नील नदी गुजरती है, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि नील नदी यहीं से होकर गुजरती है, तो तीसरा हमको ये चौथा पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमारा ये नील नदी ये मिस्र, सूडान और इथियोपिया में ये निकलती है। ठीक है, इन तीनों देशों से। और अभी यहाँ मतलब एक सूडान में और इसकी जो इथियोपिया में एक बहुत ज़्यादा विवाद है मिस्र के साथ,
क्योंकि वहाँ एक बांध बनाया जा रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो एक बांध है, ठीक है, उसी के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और ये जो मतलब नील नदी बनती है, ये वाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलने के बाद बनती है। और ये जो वाइट नाइल और ब्लू नाइल है, ये झील ताना और झील विक्टोरिया से निकलती हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। नेक्स्ट है 90। तो इसमें कहा है कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि तीव्र ढालों पर मृदा सामान्यतः छिछली होती है और सपाट उच्च क्षेत्रों में मोटी होती है। सेकेंड है कि वनी मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और थर्ड है कि उष्णकटिबंधीय मृदा की प्रतिछेदिका ठंडे टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा की तुलना में गहरी होती है। तो ये तो सही है, क्योंकि जो गहरे क्षेत्र मतलब ठंडे क्षेत्र होते हैं, यहाँ मृदा प्रतिछेदिका आपको गहरी देखने को मिलेगी। लेकिन ये गलत है हमारा, क्योंकि वनी मृदा में ह्यूमस की मात्रा जो है अधिक होती है, ना कि कम, क्योंकि वहाँ की जो वृक्षों की जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो सड़ गलकर ह्यूमस में बदल जाती हैं, ठीक है। तो ये गलत है। और सेकेंड फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी हमारा सही है, क्योंकि तीव्र ढालों पर सामान्यतः छिछली होती हैं और सपाट उच्च श्रेणी में मोटी होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 91। तो टार्नीडो के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह वायु का तेज घूमता स्तंभ है जो भूमि के संपर्क में रहता है। सेकेंड है कि तड़ित झंझा में विमोचन ऊर्जा विकसित होती है। और टॉर्नेडो प्राय भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आते हैं। तो ये गलत है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में नहीं, ये आपको मध्य अक्षांश वाले भाग में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत स्टेटमेंट है। और ये सेकंड और जो थर्ड है, ठीक है, सेकंड और जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हमारे इसके सही हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी वाला, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 92। इसमें कहा गया कि महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि विभिन्न लवणों का अनुपात सभी महासागरों और यहाँ तक कि अत्यधिक गहराई में उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहता है। सेकेंड है कि महासागरों में लवण विलयन की सांद्रता की मात्रा अलग अलग समुद्रों में उल्लेखनीय रूप से भिन्न होती है। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें हमारा सही है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, इसमें कुछ नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 93। इसमें कहा गया कि भारत में मानसून के विच्छेदन में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, ये बताना है, ठीक है। तो मानसून के विच्छेदन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो फर्स्ट है कि उत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब ITCZ में वर्षा वाले चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है। सेकेंड है कि पवनें पश्चिमी तट के समानांतर प्रवाहित होती हैं। और एल नीनो की घटना, तो देखो ये एल नीनो की घटना जो है जो मानसूनी विच्छेदन के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ये तो मानसून को देरी से लाती है, ठीक है। अगर एल नीनो घटना होती है जिस वर्ष, तो मानसून देरी से आता है, तो ये तो हमारा गलत है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि ITCZ के द्वारा ये मतलब चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है, तो मतलब मानसून का विच्छेदन हो जाता है। और पश्चिमी जो पवनें पश्चिमी तट के समानांतर प्रवाहित होने लगती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा 94। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सरकार ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर विद्युत पर रियल टाइम मार्केट आरंभ किया है। इस संदर्भ में बताना है कि जो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह विद्युत के भौतिक वितरण के लिए स्वचालित व्यापार मंच प्रदान करने वाला भारत का पहला सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। सेकेंड है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के व्यापार की अनुमति प्रदान करता है। और थर्ड है कि यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा भी नियमित किया जाता है, मतलब रेगुलेट किया जाएगा इसका, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज अभी चलाया गया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है।
तो ये भौतिक वितरण हेतु स्वचालित व्यापार मंच है, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पिछली बार नहीं बना था, इस बार इससे ज़रूर आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो, जिन क्वेश्चनों को मैं बताता हूँ थोड़ा सा उनको फोकस किया करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में सुर्खियों में रहे अब्राहम एकॉर्ड मतलब अब्राहम समझौते के पक्षकार हैं, ठीक है। तो ईरान है, इजराइल है, संयुक्त राज्य अमीरात है और सऊदी अरब है, ठीक है। तो इसमें देखो, इजराइल और जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये मतलब समझौता हुआ है, जिसमें समझौता ये हुआ है कि जो दोनों देशों में कि इस समझौते में ये शांति समझौता है, जिसमें कहा गया है कि जो इजराइल अब जो फ़िलिस्तीन में जो जो अपना एक्सपेंड कर रहा था, उसे फिलीपींस को कैप्चर कर रहा था अपनी इजराइल के अंतर्गत, ठीक है। तो उसको अब नहीं करेगा, इसी के बारे में समझौता हुआ है। तो इसे अब अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। इस पे तो हमने करंट अफेयर पे भी बनाया था, तो उसमें डिटेल में डिस्कस की थी चीज़ें। नेक्स्ट है कि प्रशांत अग्रवलय के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह भूकंप और ज्वालामुखियों की भूकंपीय रूप से सक्रिय प्रशांत परिमेखला का प्रतिनिधित्व करता है। और सेकंड है कि इसमें अभिसरण रूपांतरण दोनों प्लेट सीमाएं सम्मिलित हैं और चैलेंजर द्वीप अग्रवलय के भीतर स्थित है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट ये इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि भूकंप में ज्वालामुखी की भूकंप के रूप में सक्रिय जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, उसके चारों ओर ये मतलब एक श्रृंखला मिलती है, जिसे प्रशांत परिमेखला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो ये प्रशांत महासागर के चारों ओर जो भूकंपी ये रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है हमारा कि अभिसरण क्षेत्र के रूपांतर में प्लेट सीमाएं सम्मिलित हैं। तो ये तो सही है, अभिसरण क्षेत्र में इसीलिए तो भूकंपी क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। और चैलेंजर द्वीप अग्रवलय के भीतर स्थित है, तो ये भी हमारा सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 97। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन की प्रक्रिया का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि अम्फाली अपर्दन, परत अपर्दन, रिल अपर्दन और नलिका अपर्दन, ठीक है। तो इसमें देखो, अम्फाली अपर्दन की बात करें तो ये जैसे बूंदें होती हैं, जो बारिश होती है, बूंदों के द्वारा जो अपर्दन होता है उसे बोलते हैं। और परत अपर्दन जो वो बूंदों के द्वारा जो पानी सतह पर आता है वो बहने लगता है, उसके द्वारा जो ऊपरी परत का क्षरण होता है वो होता है। और रिले अपर्दन जो पतली पतली नालियाँ ये बन जाती हैं, ठीक है। और जो ये अवनलिका अपर्दन होता है, इसमें गहरी नालियाँ बनती हैं इस टाइप में, ठीक है। ऐसे गहरी नालियाँ बनती हैं। तो इसको अगर ऑर्डर में लगाना है तो अम्फान अपर्दन पहले आएगा, फिर परत आएगा, रेल आएगा, अवनलिका आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 हमारा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 डी बी ऑप्शन हमारा ऑर्डर में लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। तो इसमें डॉल्फिन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि डॉल्फिन दंत युक्त समुद्री स्तनधारी है, ठीक है। सेकंड है डॉल्फिन की सभी प्रजातियां अंधी होती हैं। और माई और अर्का भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन की प्रजातियां हैं। तो ये गलत है, भारत में जो पाई जाती है वो गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। और ये अंधी होती है। और जो ये माइक होती है और अर्का होती है, अर्का ये न्यूजीलैंड में आपको जो माइक है ये ऑस्ट्रेलिया वाले और न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। लेकिन जो अर्का होती है ये आपको आर्कटिक महासागर में देखने को मिलेगी, ठीक है, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में। और तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और जो ये जो डॉल्फिन की सभी प्रजातियां, तो नहीं, सभी प्रजातियां नहीं, कुछ प्रजातियां अंधी होती हैं और कुछ प्रजातियां मतलब देख पाती हैं, लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं देख पाती हैं, कम दूरी तक देख पाती हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि दंतयुक्त समुद्री स्तनधारी है, ठीक है। ये व्हेल समूह की मतलब एक व्हेल परिवार की ही एक सदस्य है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 99, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
तो फर्स्ट है कि समतापमंडल मुख्य मौसमी घटनाओं से रहित है, ठीक है। सेकेंड है कि समतापमंडल में वायु उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि यहाँ पवन क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है। थर्ड है कि ओजोन परत मुख्य रूप से समतापमंडल के ऊपरी भागों में पाई जाती है। तो बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो ये गलत है हमारा थर्ड वाला, क्योंकि ओजोन परत होती है वो जो समतापमंडल के निचले परत में पाई जाती है, ये 15 से 20 किलोमीटर पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और इसमें जो ये सेकेंड वाला सही है, क्योंकि समतापमंडल को वायु उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि यहाँ पवन क्षैतिज रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। और जो मौसमी घटनाएं होती हैं मुख्य मौसमी घटनाओं से रहित होता है, यहाँ मतलब मौसमी घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी, ये आपको क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है भारत का नौसैनिक अभ्यास है और सहभागी देश हैं कि किसके साथ कौन से अभ्यास हुए हैं, ठीक है। तो इंद्र रूस के साथ, ठीक है। और मालाबार है ऑस्ट्रेलिया, मिलन है श्रीलंका, ठीक है। तो देखो ये जो इंद्र है ये तो जो रूस के साथ होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है और ये अभी अंडमान निकोबार वाले द्वीप मतलब जगह देखा गया था, ठीक है। और जो ये मालाबार है तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया भी इस बार शामिल हुआ है। पहले इसमें क्या होता था कि यूएसए, इंडिया और जापान, ठीक है। यूएसए, इंडिया और जापान इसमें पार्टिसिपेट करता था, लेकिन इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट करने की बात की है, ठीक है। तो ये मतलब न्यूज़ में था इसीलिए। और मिलान जो है तो ये मालाबार वाले जो अंडमान वाले क्षेत्र में इसका जो मतलब ये किया जाता है। और इसमें श्रीलंका के साथ जो साउथ ईस्ट कंट्री हैं, ठीक है, ये साउथ ईस्ट कंट्री सारी शामिल हैं इसमें। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जो ये आपको न्यूजीलैंड है ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। फिलीपींस और ये तुम्हारे जितने भी इधर के हैं साउथ ईस्ट कंट्री ये सब शामिल हैं इसमें। तो ये मिलान होता है, लेकिन इसका इस बार नहीं किया गया, ये स्थगित कर दिया गया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये 2018 में हुआ था और 20 में होना था, 2 साल पर होता है ये प्रत्येक, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़ में था, तो इसको आप लोग याद रखना थोड़ा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना, ठीक है। बस इतनी सी ही आपसे गुजारिश है। तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी, ठीक है। और देखो अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, या तो अपना पेज एक ले लीजिए, ठीक है। उस पर 50 क्वेश्चन लिख लीजिए करके, और उसमें जो भी हो उसमें वो लिख लीजिए करके, तो उसको आप बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं टेस्ट फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कितना हम कर पा रहे हैं आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।